Hello everyone, welcome back. Welcome to my channel Excel Your Economics. In today's video we are going to start with second chapter of Economics 10th class. Yes, आज की वीडियो मेरे 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक book that is related to SST, in which we will discuss sectors of Indian economy, the second chapter of this book. Now before we start with sectors we need to understand कि ये sectors actually होते क्या हैं, ये सेक्टर किस कारण से बने, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसने इन सेक्टर्स को इतने सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया. सो बिफोर वी स्टार्ट, those who are new on my channel, please do like, share and subscribe my channel and also press on bell icon so that you can get time to time notification. So here we go. First of all, you need to understand what are economic activities according to which these sectors has been divided. So let's start here. The activities which are conducted with the motive to earn money. Activities यानी वो काम जो हम किस कारण से कर रहे हैं जिससे हमारी लाइफ में पैसा आ जाए, मनी आ जाए, और when we have money we can sustain our life in a very good way. तो हमारी लाइफ को हम अच्छा बनाने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उसी मनी का यूज प्रॉपर तरीके से करना और उस मनी को जनरेट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ काम करना इज कॉल्ड एक्टिविटीज. Right? So here it is, activities which are conducted with the motive to earn money are called economic activities. क्या कहते हैं इनको हम? Economic activities. क्योंकि economic का मतलब ही है way to earn money, पैसे कमाने का तरीका. But those who are working illegally, those who are cheating somewhere, those who are making corruption in all these activities, that will not be considered as economic activity. Let me tell you and clear this thing very clear to you. क्योंकि जो लोग इलीगल काम करते हैं, चीटिंग करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, इस तरह से मनी अर्न करते हैं, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसिडर नहीं होती है. दैट इज ऑल करप्टेड मनी. यानी हम उसको एक पर्पस ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी अलॉन्ग विद अर्निंग मनी इज रिलेटेड टू पर्पस ऑफ प्रोडक्शन. तो जो प्रोडक्टिव एसेट जो लोग मेहनत करके कमाते हैं उन्हीं की एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं. जो बिना मेहनत के धोखाधड़ी चीटिंग करके कमाते हैं वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है. सो दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड. अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एक्टिविटीज वेरियस सेक्टर्स आर फॉर्म्ड. तो अब इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से हमारी कंट्री में डिफरेंट सेक्टर्स बने हैं. क्योंकि ये एक्टिविटी कई फॉर्मेशन में होती है, कई तरीके से होती है, तो इन एक्टिविटीज को हमें एक्चुअली परफॉर्म कैसे करना है इस पर डिवाइड हो जाती है हमारी कंट्री के सेक्टर्स. So here we have few sectors. In this chapter we will learn three type of sectors, right? The first type is here primary sector, secondary and tertiary. तो first category जो हम पढ़ेंगे that will be primary, secondary and tertiary sector. Along with that we have second type of sector involved into it, that is organized and unorganized sector. That will discuss also in this chapter. It will be followed by the third category, that is private and public sector. तो जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है इस बुक की और इस चैप्टर की, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन सेक्टर ऑफ द कंट्री: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर. इस चैप्टर में फॉलो करेंगे हम ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, देन विल फॉलो पब्लिक एंड प्राइवेट. बट फर्स्ट वी स्टार्ट विथ दीज थ्री. सो हियर वी स्टार्ट. व्हेन वी आर गोइंग थ्रू प्राइमरी सेक्टर, यू नीड टू अंडरस्टैंड प्राइमरी मीन्स बेसिक, यानी पहला स्टेप. कोई भी काम करने का जो पहला स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी लेवल, राइट? फर्स्ट सीढ़ी चढ़ना मीन्स फर्स्ट स्टेप. हम जब स्कूल भी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? ABCD, प्राइमरी. क्या पढ़ते हैं हम? प्राइमरी. प्राइमरी से फिर हम जाते हैं सेकेंडरी में, यानी 6 ऑनवर्ड्स. यानी प्राइमरी 5th तक आपने अपनी कैपेबिलिटी राइज करी, अपने आप को समझा, चीजें सीखी, एनवायरनमेंट के साथ कोप अप किया. फिर सेकेंडरी में आए, आपने एनवायरनमेंट को मिक्स किया अपने बिहेवियर में, अपनी स्टडीज में, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सीनियर सेकेंडरी एंड फाइनली टर्शियरी में पहुंच गए, कॉलेज लेवल में, जहां पे आपने फाइनल एजुकेशन ली, प्रोफेशनल एजुकेशन ली और करियर में सेट हो गए. तो इस तरह से 3 सेक्टर्स आपकी लाइफ में भी हैं. तो इसी तरह से अर्निंग मनी के कंसेप्ट से 3 सेक्टर्स हैं. तो फर्स्ट हियर वी हैव प्राइमरी सेक्टर. It includes the conversion of natural resources. Remember it. It includes the conversion of natural resources. प्राइमरी सेक्टर का जो काम है वो एक्चुअली डायरेक्टली नेचर से कांटेक्ट है.
यानी जो नेचर ने हमें दिया है ना, वी नो द नेचर, गिफ्ट ऑफ नेचर, we all have seen in geography already, first chapter जो आपने पढ़ा था, resource and development, we have seen the nature is full of resources, the nature is full of variety of minerals, flora, fauna, everything is available to our environment, our surrounding. तो ये सारी चीजें जो हमारे आसपास हैं, नेचर ने जो हमें फ्री गिफ्ट दिया हुआ है, इसको प्रॉपरली यूज करना ही प्राइमरी सेक्टर है। पर उसके यूज को हमें एक तरीका बनाना होता है, एक पैटर्न होता है जिसको हमें फॉलो अप करना होता है। तो नेचर को यूज करना इन अ वे टू अर्न मनी इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। तो इसको डिफाइन कैसे किया है? इट इंक्लूड्स कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इनटू प्राइमरी प्रोडक्ट, यानी नेचुरल रिसोर्सेज को प्राइमरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। अभी भी प्राइमरी प्रोडक्ट ही कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, तो वीट जो प्रोड्यूस होता है, वो वीट क्या है? एक स्मॉल दाना, वो किस में निकलता है? उसमें उसकी जो बालें होती है उसमें निकलता है, राइट। तो वो जो छोटा सा दाना है वो हम कंज्यूम नहीं करते, वो एक प्राइमरी प्रोडक्ट है। एग्रीकल्चर ने लैंड के यूज से, वाटर के यूज से, नेचर के सपोर्ट से हमने प्राइमरी प्रोडक्ट निकाला है, बट वी डू नॉट कंज्यूम इट डायरेक्टली। हम क्या करते हैं? उससे फ्लोर बनाते हैं, आटा बनता है, मैदा बनती है, कई सारी फॉर्मेशन बनती है, तब हम कंज्यूम करते हैं। डायरेक्टली गेहूं हम कंज्यूम नहीं करते। इवन अगर आप किसी और तरीके से भी यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आपको उसकी फॉर्मेशन को चेंज करना ही पड़ता है, यानी जो ओरिजिनल आया है प्राइमरी प्रोडक्ट वो आप कंज्यूम नहीं करते, राइट। मींस प्राइमरी सेक्टर में एक्चुअली रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? रॉ मटेरियल, राइट। सो इट इंक्लूड्स कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इनटू प्राइमरी प्रोडक्ट, डायरेक्टली कनेक्टेड टू नेचर। इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू नेचर, मैंने बताया अभी, नेचर से हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो रहा है। इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री एक्टिविटी। आ गया एग्रीकल्चर, डेयरी, किससे? नेचर से, क्योंकि एनिमल्स कहाँ से हैं? फ्लोरा फोना कहाँ से है? नेचर से। तो उन नेचर को हम यूज कर रहे हैं अपने मिल्क कंजम्पशन के लिए। फिशरीज, वाटर बॉडीज, नेचर ने दी है वाटर बॉडीज, एंड फिशेज अवेलेबल इन ऑल एक्वाटिक सोर्सेज, तो हम वहां से उसको यूज कर रहे हैं। फॉरेस्ट्री, वी ऑल नो फॉरेस्ट वी यूज फॉर डेली कंजम्पशन। हमारी लाइफ में फॉरेस्ट का बहुत बड़ा यूज है। लकड़ी की रिक्वायरमेंट, पेपर की रिक्वायरमेंट, हर तरह के फर्नीचर की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी हो रही है? फॉरेस्ट से। सो इट मीन्स दे ऑल आर प्रोवाइडिंग अस प्राइमरी सोर्स रॉ मटेरियल। हम डायरेक्टली पेड़ को घर में लाके काट के नहीं लगाते हैं, उसकी वुड को हम कन्वर्ट करते हैं फाइनल प्रोडक्ट में, राइट। ऑल टुगेदर दे आर कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। तो ऑल टुगेदर अब इस सेक्टर को हम क्या कहेंगे? agricultural and related sector. So this is all about primary sector. You can write it here. Then we'll go for secondary sector. So now we move to secondary sector. Now what is secondary sector? अभी मैंने बताया ना, आपने प्राइमरी एजुकेशन पूरी करी तो आप हायर लेवल पे गए उससे। इसी तरह नेचर ने हमको रॉ मटेरियल तो दे दिया, बट वो रॉ मटेरियल हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, उसकी भी प्रोसेसिंग होगी, फाइनल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तब वो हमारे लिए यूटिलाइज फॉर्म में तैयार होगा। तो इसके लिए क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल को फाइनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक फर्म की जरूरत होती है, एक प्लांट की जरूरत होती है, एक बिल्डिंग की जरूरत होती है जिसके अंदर ये सारी प्रोसेसिंग होती है, right? So along with this processing, we need all infrastructure to convert the raw material into final good. And it includes activities related to finished and tangible goods. It means ये ऐसी goods को बनाते हैं जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम consume कर सकते हैं, अपनी life में उनको हम use करते हैं. So this area is belonging to the conversion of raw material from nature which we are using in final form, finished form, which are ready to consume and tangible, touch किए जा सकते हैं. The third point here says when natural product change into other form, natural product change into other form through manufacturing, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फाइनल फॉर्म इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. तो मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू जब हम नेचुरल प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरे फॉर्म में, अगर मैं बात करूं वीट की, हमने ऐसे वीट लिया तो वीट को हम फैक्ट्री में ले जाते हैं, वहां पे उससे आटा बनता है, ब्रेड बनती हैं, कई तरह की फॉर्मेशन बनती हैं, फिर हमें मिलते हैं. मिल्क की अगर मैं बात करूं तो मिल्क जो है एनिमल से प्रोड्यूस होता है, एनिमल से आता है, बट उससे हम चीज बनाते हैं, बटर बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, मेनी फॉर्मेशन, इवन स्वीट्स आर मेड.
तो मेनी फॉर्मेशन आर क्रिएटेड यूजिंग दैट रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल यानी नेचुरल प्रोडक्ट को कन्वर्ट करके हम वेराइटी ऑफ थिंग्स बनाते हैं जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करते हैं एंड फाइनली वी कंज्यूम एज अ फाइनल गुड, राइट। शुगर, लाइक हेयर वी हैव एग्जांपल, शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन। एक्चुअली शुगर केन प्रोड्यूस होता है और उससे बनती है शुगर गुड़, दैट ऑल यू नो वेरी वेल। बाजरा वगैरह ये सब कैसे रॉ फॉर्म में आते हैं, तो हम इनको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते, हम इन्हें कुक भी करते हैं, प्रोसेसिंग भी होती है, तब ये हमें मिलते हैं, क्योंकि प्लांट फॉर्म में होते हैं। प्लांट से निकाल के इसकी थ्रेशिंग होती है, फिर ये हमें मिलते हैं, राइट। इन द सेम वे इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इस सेक्टर का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी प्राइमरी को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, सेकेंडरी को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर। इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप सब कोरिलेट कर सकते हो। लाइक अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूं तो लकड़ी मिलती है फॉरेस्ट से, पत्तियां मिलती हैं, टी लीव्स भी आपने देखी है, टी लीव्स मिलती हैं, वो कन्वर्ट होती हैं फैक्ट्रीज में जाकर के, तब हमें जो मिलता है पार्ट कंज्यूम करने टी का, वो हम कंज्यूम करते हैं। सेम फॉरेस्ट से लकड़ियां फैक्ट्री में जाती हैं, फर्म्स में जाती हैं, वहां से फर्नीचर में कन्वर्ट होती हैं, अपनी यूटिलाइज फॉर्म में आती हैं, जिसको फिर हम कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ दीज natural products are converted here and become finalized for use and they are tangible. So this is all about industrial sector or secondary sector. Now we are moving to tertiary sector. यानी अब हम पहुंच गए तीसरे प्रोसेस पे। हमारी इकोनॉमी में एक इनकम अर्न करने का एक लीगल तरीका तीसरा क्या है, टर्शरी सेक्टर। सो व्हाट इज टर्शरी सेक्टर? इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। अब बात समझनी है हमें यहाँ। टर्शरी सेक्टर इज अ ब्रिज बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। कैसे? प्राइमरी में जो गुड प्रोड्यूस हुई, रॉ मटेरियल नेचर ने जो दिया, वो क्या डायरेक्टली टर्शरी सेकेंडरी सेक्टर पहुंच जाता है? लाइक अगर व्हीट प्रोड्यूस हुआ, मिल्क प्रोड्यूस हुआ, तो वो कैसे पहुंचेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक? अपने आप जाएगा नहीं, किसान लेके जाएंगे नहीं। इसके बीच में क्या यूज हुआ? ट्रांसपोर्टेशन। क्या यूज हुआ? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रक, बड़े बड़े ट्रॉली जिनमें भर के ये सामान जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तक, यानी फैक्ट्रीज तक। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंचाने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो मीडिएटर यूज होते हैं, जो ब्रिज बनता है, जो दो ब्रिज क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का रास्ता। तो सेम तरीके से यहाँ प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन है और यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रोडक्शन में जाना है, तो इसके लिए हमें क्या क्रॉस करना पड़ेगा? ये ब्रिज। ये ब्रिज क्या है? टर्शरी सेक्टर। तो वो कहां से आया? प्राइमरी को भी सपोर्ट कर रहा है और सेकेंडरी को भी सपोर्ट कर रहा है। दोनों के लिए एसेंशियल हो गया, क्योंकि हमें पता है बिजली हुई और वाटर सप्लाई हुई, मशीनरी, इक्विपमेंट जो भी हम यूज कर रहे हैं, इन सबको रन करने के लिए सर्विसेज की, नॉलेज की भी जरूरत पड़ती है, यानी आईटी भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। तो प्राइमरी सेक्टर में भी आईटी आता है, सेकेंडरी में भी आईटी आता है, सभी चीजों में इनकी यूज पड़ती है। इसलिए टर्शरी सेक्टर को हम बोल रहे हैं इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। सपोज इमेजिन करो यहाँ प्रोड्यूस हो गया, पर वो यहाँ तक पहुंचे ही नहीं, तो क्या फायदा प्रोडक्शन का? वेस्ट हो गया ना। इसलिए ये हेल्प करता है इन दोनों सेक्टर की। और जो फाइनली यहाँ प्रोड्यूस हो गया वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगा, लोगों तक नहीं पहुंचेगा, तो इनका बनाया हुआ वेस्ट हो गया। तो इनको भी सपोर्ट कर रहा है और इनको भी सपोर्ट कर रहा है कौन? टर्शरी सेक्टर, राइट। डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, ये गुड नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड तो यहाँ प्रोड्यूस हो रही है रॉ फॉर्म में और फाइनली कन्वर्ट हो रही है यहाँ पर। यानी ये दो सेक्टर्स लगे हुए हैं गुड के प्रोडक्शन प्रोसेस में। रॉ यहाँ होता है, फाइनल यहाँ होता है। बट what they are doing, provide services like services that support the production process। पर ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथ हो जाता है, यानी नॉलेज, इंटेलेक्ट, ह्यूमन ट्रेनिंग, एवरीथिंग जो जरूरत पड़ती है एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रोसेसिंग करने में और एक एग्रीकल्चर सेक्टर को समझने में कि नेचर को कैसे यूज करें। तो यहाँ पर ये सपोर्ट करता है प्रोडक्शन को, पर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ट्रांसपोर्ट, storage, banking, communication, these are the example of this sector, right? क्योंकि क्या है, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, स्टोरेज आ गया, जो यहाँ प्रोड्यूस हो गया एक्स्ट्रा उसे स्टोर करना, जो यहाँ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस है उसके लिए गोदाम होना, तो ये सारी चीजों की। बैंकिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है बैंकिंग, तो फाइनेंस इन्हें भी चाहिए, फाइनेंस इन्हें भी चाहिए, दोनों को ही पैसा चाहिए प्रोडक्शन के लिए, तो फाइनेंशियल सर्विसेज आ गई यहाँ से।
फिर कम्युनिकेशन, डेफिनेटली आज मुझे किसी फार्मर को कांटेक्ट करना है कि मेरे यहाँ इतने टमाटर पहुंचा दो, मुझे सॉस बनानी है, टमाटो सॉस बनानी है, मेरी इंडस्ट्री टमाटो सॉस की, तो मैं कैसे कांटेक्ट करूंगी? विद कम्युनिकेशन. सो वी नीड टेलीफोन, चैनल्स, टीवी, broadcasts through which we can understand the requirement of both these sectors and communicate, interlink with themselves, right? Also it includes services like IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. मैंने कहा आपको इसके बिना तो दोनों सेक्टर ही काम नहीं कर सकते, तो ये ऐसी सर्विसेज भी देते हैं. बैंकिंग आ गया. बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, बिजनेस से रिलेटेड जो चीजें हमें बाहर से मंगानी है उसमें ये हेल्प करते हैं. फिर केपीओ, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग. ध्यान रखना, बीपीओ बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग. नॉलेज जो हमें बाहर से लेनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है, कई बार आउटसोर्स करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार हम टेक्निकली एफिशिएंट तो होते हैं बट उस टेक्निक को रन करने की नॉलेज नहीं होती है, तो उसके लिए हमें आईटी सपोर्ट चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग. इट ऑल्सो इंक्लूड द सर्विसेज ऑफ कॉल सेंटर. कॉल सेंटर्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं जो आपको हेल्प करते हैं रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट. एंड द सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स एंड कंसल्टेंसी. मीन्स एवरीवेयर पीपल आर हेल्पिंग यू to understand everything. Like teachers play important role in your life. Whatever you have in the confusion way, चाहे आप उसे अपने टीचर से डायरेक्ट पूछें, चाहे यूट्यूब के थ्रू बात करें, कैसे भी करें, ऑनलाइन टीचिंग भी करें, लेकिन आपकी लाइफ में टीचिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है. एवरी टाइम आप किसी भी स्टेज पे जाएंगे, इनफैक्ट इन योर जॉब प्रोफाइल ऑल्सो someone will be there as a supervisor on you who will teach you. तो टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस. देन डॉक्टरी, डेफिनेटली हेल्थ इज अ बिग इशू, और आज के टाइम में तो बहुत बड़ा इशू है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक. सो डॉक्टर सर्विसेज, वी कैन हेड्स ऑफ टू द डॉक्टर, किस तरह से वो इस टाइम काम कर रहे हैं, तो डॉक्टर की सर्विसेज वेरी इंपॉर्टेंट है. इसके साथ लॉयर, दोज हु आर डीलिंग विद ऑल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू लीगल एंड इलीगल इश्यूज. तो ये सारी सर्विसेज, इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज दैट यू ऑल नो वेरी वेल. तो ये सारी सर्विसेज एक्चुअली हमारी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और ये दे ऑल कम फ्रॉम टर्शियरी सेक्टर. इसलिए इस सेक्टर को हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर. इस सेक्टर का एक और नाम है सर्विस सेक्टर. लाइक इन द वे इट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर, इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसी तरह इसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर. सो दिस इज ऑल अबाउट 3 कैटेगरी ऑफ सेक्टर्स इन विच आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड. राइट, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसकी एक टेबल है जो आपकी बुक में, उसके थ्रू समझा देती हूँ कि किस तरह से इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. मींस एक दूसरे के बिना ये काम नहीं कर सकते. सो यू जस्ट राइट डाउन इट. In your book, there is a table given related to some identification of interdependence between the 3 sectors. That is table number 2.1. उसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. अब ये फ्लैश हो गया आपके स्क्रीन पर, आप उसको देखिएगा और समझ के हमें ये देखना है कि किस तरह से सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं. So here we go. In the example 1, imagine what would happen if farmer refused to sell sugarcane to a particular sugar mill. The mill will have to shut down. मीन्स कौन सा सेक्टर अफेक्ट हो गया इसकी वजह से. हियर यू कैन सी द एग्जांपल. व्हाट डज इट शो? इट शोज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर. दैट वी ऑल नो कि प्राइमरी सेक्टर से ही आएगा रिसोर्स, और अगर जब वही प्रोडक्शन बंद हो जाता है, फार्मर ही मना कर देंगे, तो कौन सी इंडस्ट्री? मिल इंडस्ट्री, यानी मिल से फार्म जो है वो बंद हो जाएगी, वो अफेक्ट हो जाएगी. सेकेंड एग्जाम्पल है, इमेजिन व्हाट विल हैपन टू कॉटन कल्टीवेशन if company decided not to buy from Indian market and import all cotton they need from other countries. Indian cotton cultivator will become less profitable and the farmer may even go bankrupt. If they cannot quickly switch to other crop, cotton price will fall. तो अब आपने देखा, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर मना कर दे कि नहीं, मुझे नहीं खरीदना है इंडियन मार्केट से या इंडियन फार्मर से, तो किस तरह से हमारे प्राइमरी सेक्टर से जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, वो अफेक्ट होगा. यानी प्राइमरी सेक्टर पूरी तरह से किस पे डिपेंडेड है? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर को भी अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, इनकम कमानी है, पैसा कमाना है. फार्मर इतनी एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं फार्म में? जस्ट टू अर्न मनी. तो जब इंडस्ट्रियल सेक्टर उनसे खरीदना ही बंद कर देगा तो उनकी इनकम सोर्स कम हो जाएंगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा, उन्हें प्राइस कम करनी पड़ जाएगी, और प्राइस कम करने की वजह से वो कहीं ना कहीं डेट ट्रैप में आ सकते हैं, बैंकरप्टी भी फेस कर सकते हैं. क्योंकि हमें पता है फार्मिंग, एग्रीकल्चर हमारी कंट्री में एक चैलेंजिंग इश्यू है, जिसके लिए फार्मर्स को कई बार
बहुत प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का सपोर्ट होना प्राइमरी पे जरूरी है, राइट। सो दिस इज व्हाट अ आउटकम हियर। थर्ड एग्जांपल हियर, farmer buy many goods such as tractor, pump set, electricity, pesticides and fertilizer. Imagine what would happen if the price of fertilizer and pump set go up, cost of cultivation of the farmer will rise up and their profit will reduce. Again, क्योंकि हमें पता है ट्रैक्टर, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर ये सब कहाँ से आएंगे? इंडस्ट्रियल सेक्टर से। तो अगर इनकी प्राइस हाई हो जाती है, इनकी प्राइस अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो प्राइस हाई कर देते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए फार्मर्स को इन इनपुट्स को खरीदना बहुत महंगा पड़ेगा। और जब वो उसको महंगे दाम पे खरीदेंगे तो कल्टीवेशन के बाद जो आउटपुट आएगा उसको महंगा बेचेंगे, जो फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं खरीदेगी। तो ओवरऑल क्या हो गया? इनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, इनकी कॉस्ट बढ़ गई। तो इधर प्राइमरी सेक्टर को लॉस हो जाता है अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर इन्हें हाई रेट पर सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, तो हेयर इनका प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाता है। अब चलते हैं हम लास्ट एग्जांपल पे। अब देखिए, पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर नीड फूड। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज अ स्ट्राइक बाय ट्रांसपोर्टर्स एंड लॉरीज refuse to take vegetable milk from rural areas. Food will become scarce in urban areas, whereas farmers will not be able to sell their product. तो हमें क्या समझना है यहाँ पर कि फार्मर्स अपना सामान बेच नहीं पा रहे क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स एंड लॉरीज ने स्ट्राइक कर रखी है। अब ट्रांसपोर्टर्स और लॉरीज किससे रिलेटेड हो गए? सर्विस सेक्टर से। तो आपने देखा यहाँ पर कि प्राइमरी सेक्टर अफेक्ट हो जाएगा क्योंकि रूरल एरिया से, एग्रीकल्चर कहाँ है? रूरल एरिया में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से जो प्रोड्यूस हुआ है आउटपुट वो अर्बन तक जाएगा नहीं, फूड बिकेगा नहीं, उनका वेस्ट हो जाएगा, उनको प्रॉपर प्राइस मिलेगी नहीं। तो अल्टीमेटली किसको प्रॉब्लम आ गई? प्राइमरी सेक्टर को। किसकी वजह से आई? सर्विस सेक्टर की वजह से। तो हमने देखा यहाँ पे किस तरह से तीनों सेक्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इनफैक्ट अर्बन एरिया में रहने वाले लोग जो इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उन्हें भी तो फूड चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर या सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उन्हें भी फूड चाहिए। तो यानी ये इंडस्ट्रियल सेक्टर भी तो अफेक्ट होगा। तो एक सर्विस सेक्टर जो ट्रांसपोर्टर है, जो सर्विस सेक्टर से बिलोंग करता है, अगर उसने काम करना बंद कर दिया तो प्राइमरी में जो प्रोड्यूस होगा वो बिकेगा नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो मैन्युफैक्चर होगा वो बिकेगा नहीं। सो इन ऑल शॉर्ट, ना प्राइमरी इंडस्ट्री तक पहुंच पाएगा, ना इंडस्ट्री प्राइमरी तक पहुंच पाएगी। तो इस तरह से ये तीनों सेक्टर एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है और यही आज हमारी वीडियो का कंक्लूजन है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हाउ दीज सेक्टर्स आर एक कोऑपरेटेड ईच अदर और किस तरह से हम इनको कंपेयर करेंगे जीडीपी के टर्म में और इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।